स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में, जिसमें हमने अम्ल और भस्म के बारे में पढ़ा था तथा पीएच मान को भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। ऐसे तो हमने पढ़ा था कि पीएच अम्ल तथा क्षार को पहचान करने में काम आता है। आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अगर आपने पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा प्ले लिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख लें। उसमें आपको फिजिक्स के भी वीडियो मिलेंगे तथा मैथ के भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज जान लेते हैं पीएच का दैनिक जीवन में महत्व क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक था दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में पहला नंबर होता है हमारा पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में पीएच का भी महत्व होता है। दांत पर, बर्तनों के धब्बे छुड़ाने में, पृथ्वी पर पौधे लगाने में तथा पौधों के संतोषजनक वृद्धि के लिए। पांचवा हो गया हमारा जल में रहने वाले जलीय जीवों के लिए तथा छठा हो गया हमारा उदासीनीकरण में। आप सोच रहे होंगे इन सभी पर पीएच का क्या महत्व होता है, कैसे हमारे पाचन तंत्र में पीएच अपना भूमिका निभाता है, किस प्रकार कार्य करता है, दांतों पर किस प्रकार कार्य करता है, पीएच से हम बर्तनों के धब्बे कैसे छुड़ा सकते हैं। इसकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे इसी वीडियो में। परंतु आगे इन सभी चीज़ों का हम टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार पीएच इन सभी बातों के द्वारा हमारे दैनिक जीवन में महत्व को रखता है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो कितना पसंद आ रहा है, आप इसे कितना समझ रहे हैं। और लाइक भी करते रहिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहा। पहला नंबर हो गया, पहला था इसमें पाचन तंत्र में। तो मैंने अभी बोला बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला हो गया हमारा पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। तो चलिए जान लेते हैं कि पीएच हमारे पाचन तंत्र में किस प्रकार की भूमिका निभाता है। तो इसका विस्तार पूर्वक दिया है मैंने। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहता है, जैसा कि मैंने पिछले वाले क्लास में पढ़ाया था पदार्थ और अम्ल। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस प्रकार बनता है, क्योंकि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा मौजूद रहता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। मैंने पहले ही बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में भोजन को पचाने में सहायता करता है, जिसका पीएच मान लगभग 1.0 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? 1.0 होता है। इसे आप याद कर लें, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पेट को कोई नुकसान नहीं होता है। हमारे पेट में, सभी मनुष्यों के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। यहाँ तक कि जानवरों के पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, परंतु इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अपच बढ़ने के कारण, अपच यानी कि जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या कुछ ऐसा खा लेते हैं जैसे कि अभी हमने ठंडा पिया, गरम, ऐसा कुछ भी खाने लगते हैं तो हमारे पेट में अपच हो जाता है, वो पचता नहीं है। अपच बढ़ने के कारण जब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जब अपच बढ़ता है तो जो अम्ल का मात्रा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो बढ़ जाता है। तो पेट में गैस और जलन होने लगता है। इसे नष्ट करने के लिए हल्के भस्म जैसे एंटासिड, मिल्क और मैग्नीशियम MgOH का ऑल्ट्राइज या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमें क्या जानने को मिला? इससे हमें देखिए, ऐसे अगर आप अपने आप से बोलिएगा तो ऐसे हमें मिला कि हमारे पेट में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि बढ़ता ही रहता है, परंतु अगर हम कुछ ऐसा वैसा खा लें तो ये अम्ल की मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाती है, जिस कारण हमारे पेट में गैस और जलन होने लगता है। तो अम्ल को कौन नष्ट कर सकता है? अम्ल को बस क्षार ही, भस्म ही नष्ट करता है। परंतु हमने पढ़ा था कि कुछ भस्म हानिकारक भी होते हैं और कुछ भस्म लाभदायक भी होते हैं। तो हल्का भस्म जो कि हमारे लिए लाभदायक होता है, उसका प्रयोग हम करेंगे तो अम्ल की मात्रा को ये हटा देगा और हमें आराम मिलता है। तो आप सोचेंगे पीएच मान में क्यों पढ़े? तो पीएच मान में हल्के भस्म में क्या क्या होता है कि जब पीएच मान में 7 से आगे की हो जाता है, 8, 9, 10, 11, तो भस्म की प्रबलता बढ़ती है, इधर में घटता है, और 7 से कम जाने पर अम्ल की प्रबलता बढ़ती है। तो हमें किस प्रकार के भस्म का प्रयोग करना चाहिए, ये हमें जानने को मिलता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ जाता है हमारे पेट में, तो हमें हल्के भस्म का उपयोग करना चाहिए। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करते हैं और जल बनाते हैं, जो कि हमारे पेट को ठंडक पहुंचाता है, जिससे हमें राहत मिलता है।
तो इस प्रकार पाचन तंत्र में हमारा पीएच का महत्व को हमने जाना। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर तथा जान लेते हैं कि पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। जब पीएच में परिवर्तन आता है तो पीएच परिवर्तन कहने का मतलब क्या हुआ? अम्ल से भस्म या भस्म से अम्ल या दुर्बल अम्ल से प्रबल अम्ल या दुर्बल भस्म से प्रबल अम्ल। तो जब यह हमारे दांत पर होता है तो हमारे दांतों में भी परिवर्तन आता है। आइए अब आप जान लेते हैं कि इससे हमारे दांतों में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं या कुछ मीठा खाते हैं शर्करा युक्त जिसमें चीनी हो, तब यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनाता है। तो जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, ऐसे हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है याद रख लीजिएगा आप, 5.5 होता है, परंतु अम्ल बनता है तो हमारे मुंह का पीएच मान घटने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 7 से हम पीछे गिर जाएंगे 6, 5, 4 तो अम्ल क्या होता है, अम्ल की प्रबलता बढ़ जाती है। तो वो पीएच मान को घटा ही देता है, तभी तो बढ़ जाती है ना। तो पीएच मान यहाँ पर हमारा 5.5 से कम हो जाता है। तब दांत के दंत वलक CaOH कॉल्टाइड से बना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है दांत का दंत वलक, क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। इस अम्ल को नष्ट करने के लिए हमें तो क्षार का उपयोग करना ही चाहिए। तो जान लेते हैं कि क्षार का उपयोग किस में करते हैं। टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए जो कि क्षारीय होता है। कोई भी टूथपेस्ट का उपयोग कीजिए, उसमें क्षार की मात्रा मिली होती है। नीम के दातुन में क्षार होता है, अतः नीम के दातुन से दांत साफ करने में भी दांत की रक्षा होती है। इसका हमारा ऐसे अपने से समझने की कोशिश करते हैं। सभी टॉपिक को आप अपने मन से क्रिएट कीजिए, अपने मन से सोचिए, इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, इससे आप समझ लेंगे और किसी को भी समझा सकते हैं, परंतु रटने से आप किसी को समझा नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमने मीठा भोजन खाया, हमारे दांत में जो बैक्टीरिया हुआ वो मीठे भोजन को अपघटित किया तथा अम्ल बना लिया, जिससे हमारे मुंह का पीएच मान कम हो गया और हमारे दांत के दंत वाला जो दांत के ऊपर का परत होता है वो क्षतिग्रस्त होने लगा। तो हमें अम्ल के नष्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें अम्ल को नष्ट करने के लिए क्षार चाहिए। क्षार हमारा होता है टूथपेस्ट में या नीम के दातुन में। तो हमें मीठा खाने के बाद अपने दांतों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, जिससे हमारा दांत सुरक्षित रहता है। तो हमने जाना है किस प्रकार हम दांत पे बैठे अम्लों को या दांत को अम्लों के प्रभाव से बचा सकते हैं। इन सभी परिवर्तन को हम पीएच में पढ़ते हैं। पीएच में क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि पहले क्या था हमारा अम्ल से हमने क्या बनाया, क्षार का उपयोग किया और लवण और जल बना लिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हमने पीएच में परिवर्तन किया। इस प्रकार हम पीएच के परिवर्तन को दांतों पर प्रभाव को देखते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर तथा पीएच के और किसी पर भी प्रभाव को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर, थकान के समय शरीर की मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। ये हमारा दैनिक जीवन के प्रभाव में नहीं था, परंतु दैनिक जीवन में आप यह अम्ल के प्रभाव को भी देखते होंगे। आइए मैं इसे समझाने की आपको कोशिश करती हूँ कि किस प्रकार आप दैनिक जीवन में शरीर की मांसपेशियों में अम्ल को देख पाएंगे। देखिए, शारीरिक परिश्रम करने से, जब हम शारीरिक परिश्रम यानी कि दौड़ना, भागना, कूदना, ये सब जो शरीर से करते हैं या बड़े बड़े ईंटें उठाना है, कुछ भी मजदूर लोग जैसे काम करते हैं, वो सब एक प्रकार का शारीरिक परिश्रम भी होता है। तो परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल, जो कि एक लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है जो हमारे शरीर की मांसपेशियों में दर्द और कड़ापन ला देता है। इस अवस्था में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन कठिन हो जाता है, जिससे हमारे शरीर से ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं हो पाता है और हम कार्य नहीं कर पाते हैं। तो आइए अब इसे अपने आप से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें एक लाइन में कहा गया है, देखिए जब हम शारीरिक परिश्रम करते हैं तो हमारे शरीर, आप देख रहे होंगे, आप किसी दिन बहुत काम कीजिए, तेज़ दौड़िए, तो आप देखेंगे हमारे पैर के जो जहाँ मांसपेशी वाला हिस्सा होता है वहाँ पर हमें दर्द महसूस होता है। वहाँ पर आप टच कीजिएगा, वहाँ का हिस्सा हमें थोड़ा कड़ा महसूस होता है। तो वहाँ पर ऐसा क्यों महसूस होता है, वहाँ पर ऐसा हमारे लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण ही होता है। वहाँ पर हमारा लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, जिसके कारण उस जगह पर उस मांसपेशियों में हमें दर्द और कड़ापन महसूस होने लगता है। लैक्टिक अम्ल जमता कैसे है, लैक्टिक अम्ल वहाँ पर हमें जमता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, ऑक्सीजन हमारा अधिक मात्रा में नहीं जा पाता है और ऊर्जा का भी उत्सर्जन नहीं होता है, जिससे हमें वहाँ दर्द होता है, क्योंकि उस ऊर्जा
पूर्ण रूप से नहीं निकलता है तो हम शारीरिक कार्य भी नहीं कर पाते हैं। तो इसे कम करने के हमें क्या करना चाहिए? इसे कम करने के लिए हमें वहाँ के एरिया को, वहाँ के उस जहाँ पर हमारा दर्द हो रहा है वहाँ पर हमें दबाना चाहिए, जिससे हमें हमारा ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छे से हो जाए तथा वो ठीक हो जाए। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारे शरीर की मांसपेशियों में भी अम्ल किस प्रकार बनता है। दैनिक जीवन में देखने के लिए क्या था? शारीरिक परिश्रम करना। ऐसे आप किसी रासायनिक क्रियाकलाप द्वारा भी शरीर में अम्ल ला सकते हैं, परंतु दैनिक जीवन में आप शरीर में या किसी भी पदार्थ को अम्ल में बदल सकते हैं, जांच कर सकते हैं, ये सब क्रियाकलाप द्वारा करेंगे। परंतु दैनिक जीवन में आप कठिन परिश्रम करने के बाद आपको दिखेगा, आप महसूस कर पाएंगे कहीं आपको कड़ापन या दर्द महसूस हो रहा है तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर लैक्टिक अम्ल आकर जम गया है और वहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कम हो गई है। अगला हो गया हमारा चौथा नंबर, अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बे को दूर करना। अब अम्ल के प्रयोग से हम बर्तनों पर लगे धब्बे को कैसे दूर करेंगे? तो आइए अब हम इसे भी जान लेते हैं। देखिए, कॉपर के बर्तनों पर भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाने से उनकी चमक बदरंग हो जाती है। कॉपर के बर्तनों का आपने देखा होगा, अधिकतर कॉपर या तांबे के बर्तन को देख लीजिएगा घर में, या पीतल के बर्तनों को भी देखिएगा, उस पर कॉपर के बर्तन को देखिए, उस पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। कॉपर ऑक्साइड की परत कैसे जमती है? जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कि आकर बर्तन पर लग जाती है और उनकी चमक बदरंग हो जाती है, यानी कि वो खास नहीं चमकते, वो की चमक कम हो जाती है। चूँकि नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल रहता है। यहाँ बोला क्या? भास्मिक कॉपर ऑक्साइड, यानी कि भास्मिक यानी कि भस्म, भास्मिक यानी कि भस्म। तो चूँकि नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल रहता है, सिट्रिक अम्ल रहता है या कोई भी अम्ल यहाँ पर हमें देखना है, सिट्रिक नहीं, यहाँ पे हमें अम्ल देखना है, अम्ल रहता है। अतः बर्तन की सतह को नींबू के एक टुकड़े से रगड़कर साफ कर देने से बर्तन की चमक वापस लौट जाती है। नींबू में उपस्थित सिट्रिक अम्ल कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया कर सिट्रेट बनाता है, जो जल के साथ बाहर निकल जाती है। तो देखिए, इसका कहने का क्या तात्पर्य हुआ? इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कॉपर के बर्तनों में हम देखेंगे कि कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और कॉपर ऑक्साइड बनाया, जिससे उसका चमक चला गया। अगर हमें उसे चमक वापस लाना है तथा उसे अच्छा बनाना है तो भस्म को हम कैसे हटाएंगे? भस्म को तो सिर्फ अम्ल ही हटा सकता है। तो नींबू में क्या होगा? हमारा अम्ल होता है। आपने अधिक घरों में भी देखा होगा या आपने स्वयं भी किया होगा कि अगर बर्तन हमारे बदरंग हो जाते हैं तो आपने नींबू रगड़ के उसे साफ़ किया होगा। तो यह अपने ऐसे घरेलू, एक प्रकार का आप इसे घरेलू नुस्खा ही बोलेंगे, परंतु इसमें भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। अम्ल क्या करता है? अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है और सिट्रेट नाम का एक लवण बनाता है और जल बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो सिट्रेट हमारा लवण बन गया, जो कि जल के साथ बाहर निकल जाता है और हमारा बर्तन साफ हो जाता है। तो इस प्रकार हमने अम्लों का प्रयोग बर्तनों के धब्बे को दूर करने में किया। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको अम्ल भस्म में ये सब नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। मैंने आप केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार अम्ल भस्म अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। तो इसी के साथ चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है हमारा 5वां नंबर, मिट्टी का पीएच। अब ध्यान लेते हैं मिट्टी में पीएच का क्या महत्व होता है। देखिए, मिट्टी का पीएच 7 के आसपास रहने से अधिकांश पौधे की वृद्धि संतोषजनक ढंग से होती है। मिट्टी के अधिक अम्लीय या क्षारीय होने से पौधों की वृद्धि बाधित हो जाती है। मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए क्षार का उपयोग करना चाहिए, जैसे कली चूना, CaO, बाकरा चूना, CaCO3 हो गया। इन सभी का उपयोग हमें मिट्टी की अम्लता को कम करने में करना चाहिए। तो एक लाइन में इसका आंसर क्या हो गया ऐसे समझने के लिए? ऐसे समझने की हो गया, देखो मिट्टी का पीएच मन 7 के आसपास क्यों बोल रहा है? क्योंकि 7 जो होता है वो उदासीन होता है ना, वो अम्ल ज़्यादा अम्ल आसपास, यानी कि थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे कर सकते हैं, तो वो ना ज़्यादा क्षार होता है ना ही ज़्यादा अम्ल होता है। क्योंकि मिट्टी ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा तभी पौधे की संतोषजनक वृद्धि नहीं होगी, पौधे अच्छे से नहीं उगेंगे, और मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा तभी पौधे अच्छे से नए वृद्धि करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर 7 के आसपास ही उसका पीएच रखना चाहिए, परंतु अगर गलती से भी हमारा
अम्ल वर्षा हुआ, अगर मिट्टी में अम्लता बढ़ गई तो उसके लिए हमें क्षार को उसमें मिट्टी में मिलाना चाहिए और उसकी अम्लता को कम करना चाहिए। क्षार में हम किसका उपयोग करेंगे? काली चूना का उपयोग कर लेंगे, भाखड़ा चूना का उपयोग करेंगे। किसी भी प्रकार के दुर्बल क्षार का उपयोग कर हम मिट्टी की अम्लता को कम कर सकते हैं। प्रबल क्षार का हमें उपयोग नहीं करना होगा। प्रबल क्षार का उपयोग करने से क्या होगा कि वो क्षारीय होने लगेगा, क्योंकि वो अम्ल को तो घटा देगा और फिर उनके बाद अपना क्षारीय प्रवृत्ति ला देगा। और इस प्रकार अगर क्षार भी अधिक मिट्टी में हो जाएगा तो हम दुर्बल अम्ल का उपयोग करके उसे नष्ट कर देंगे और हमारा पौधे अच्छे से वृद्धि करने लगेंगे। 6 नंबर हो गया हमारा पीएच और जलीय जीव। आइए अब हम जान लेते हैं कि पीएच और जलीय जीव में क्या संबंध है। जल का पीएच मान निश्चित सीमा के अंदर रहने से उसमें वास करने वाली मछलियाँ तथा अन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। अम्ल वर्षा या अन्य कारणों से जब नदियों या तालाबों का पीएच बहुत कम हो जाता है तो जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। इसलिए हमें मछलियों या अन्य जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए जल के पीएच को संतुलित बनाए रखना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जल का पीएच मान निश्चित सीमा के अंदर रहना चाहिए। निश्चित सीमा यानी कि 7 ही रहना चाहिए, क्योंकि शुद्ध जल का हमारा जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, परंतु अगर अम्ल वर्षा हुआ या अन्य कारणों से अगर उसका पीएच मान बहुत कम हो गया, बहुत कम यानी कि वो अम्लीय होने लगा, तो जल में तो मछली रहती है, अन्य सभी जीव रहते हैं, तो उन्हें नुकसान होगा, उनका जीवन संकट में आ जाएगा या उन्हें उनकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम उनकी मदद करना चाहें तो हमें जल के पीएच मान को संतुलित बनाए रखना चाहिए, उसे ज़्यादा अम्लीय नहीं होने देना चाहिए। ऐसा करने से हम उसमें वास करने वाले मछलियों तथा अन्य सभी जीवों के जीवन की रक्षा कर सकेंगे। तो ये हो गया हमारा पीएच और जलीय जीव में संबंध। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। लाइक करने से और कमेंट करने से क्या होता है कि हमें समझ में आता है कि आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है हमारा वीडियो, या आप इसे कितना पसंद कर रहे हैं। 7 नंबर हो गया हमारा प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। उदासीनीकरण में मैंने बताया कि अम्ल और जब भस्म अभिक्रिया करते हैं लवण और जल बनता है, या मैंने बताया कोई भी अभिक्रिया में अगर जल बन जाए तो समझिए उदासीनीकरण हो गया। परंतु यह हमने कैसे किया? यह हमने प्रयोग में किया, प्रयोगशाला में किया। ये अभिक्रिया जो होती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया प्रकृति द्वारा भी होती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की अभिक्रिया किस प्रकार होती है। देखिए, इस नेटल पौधे कई स्थानिक नामों से जाने जाते हैं। नेटल एक पौधा होता है जिसका नाम बहुत सारे स्थानों पर अलग अलग होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं तोरी का साग, कोई इसे तोरी भी बोलता है, कोई इसे सरसों भी बोलता है, कोई इसे तुरई भी बोलता है। तो क्या है, पौधा एक ही है परंतु नाम क्या है, अलग अलग है। अलग अलग स्थानों पे आप जाएंगे तो इसका नाम आपको अलग अलग सुनने को मिलेगा। उसी प्रकार नेटल एक पौधा होता है जिसका कई स्थानों पे नाम अलग अलग स्थानों पे नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कोई इसे बिच्छुत्ती भी बोलता है, कोई उरकुसी भी बोलता है। तो नेटल पौधा मैंने क्यों बोला? क्योंकि नेटल पौधे द्वारा ही हम उदासीनीकरण की व्यवस्था को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नेटल पौधा के बारे में। तो नेटल पौधा के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप जानते हैं इसे विस्तार से। नेटल एक झाड़ी में उगने वाला पौधा है। इसके पत्तों के डसने वाले रोए होते हैं जिसके अचानक छू जाने से चमड़े में खुजली होने लगती है। यह खुजली रोए द्वारा मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल के स्राव से होती है। जो नेटल का पौधा होता है वो झाड़ी में उगता है और इसके पत्तों में डसने वाले रोए होते हैं, और जब यह हमें अचानक से छू जाता है तो हमें उस जगह पर खुजली होने लगती है। यह खुजली हमें क्यों होती है? क्योंकि उसके पत्तों में मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल रहता है जो कि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिस कारण हमें खुजली होती है। खुजली के उपचार हेतु डाक पौधे के पत्तों को खुजली वाले स्थान पर रगड़ा जाता है। डाक पौधे के द्वारा उससे रगड़ा जाता है। आइए अभी से भी जानेंगे क्यों रगड़ेंगे। डाक पौधा क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। डाक पौधे नेटल पौधे के नज़दीक ही उगते हैं। डाक पौधे के रगड़ने से खुजली दूर हो जाती है क्योंकि इसके रस में क्षार की उपस्थिति होती है।
जैसा कि हमने जाना नेटल में क्या होता है, नेटल में मेथेनोइक अम्ल रहता है जो कि या फॉर्मिक अम्ल रहता है जो कि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे हमें वहाँ पर खुजली महसूस होने लगती है। परंतु डार्क पौधा क्या होता है, वो उसके नज़दीक होता है, उसके लिए हमें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको जहाँ भी नेटल पौधा मिले समझिए उसके नीचे जो होगा वो डार्क पौधा ही होगा। बस उससे के पत्तों को लेकर उस खुजली वाले स्थान पर रगड़ लेना है, क्योंकि उसमें क्षार होता है। तो हमने बोला कि क्षार वाला अभिक्रिया करते हैं तथा उदासीनीकरण कर जल बना देते हैं, जिससे हमें वहाँ पर ठंडक महसूस होता है और हमें राहत मिलती है। तो आई होप आपको सभी दैनिक जीवन में पीएच मानों को उपयोग करना या पीएच का प्रभाव अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं पदार्थ और पीएच मान। किन किन पदार्थों का पीएच मान कितना होता है। देखिए रेड, ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत ही पूछता है, तो आप इसे इम्पोर्टेंटली याद कर लें, जो कि एग्ज़ाम में आने की इसकी संभावना भी अधिक रहती है। एग्ज़ाम में कैसे पूछता है ये बता देती हूँ मैं आपको। एग्ज़ाम में पूछेगा आपका अमाशय रस का पीएच कितना होता है, 3.3, 4.5, 1.0, 6.0। तो इसका आंसर तो होता है 1.0। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसे बनाएंगे कैसे। इसके लिए इम्पोर्टेंट है आप पीएच वैल्यू को सभी पदार्थों ने कुछ पदार्थों के पीएच मान को याद कर लें, क्योंकि अधिक नहीं पूछते हैं। हमने यहाँ पर कुछ छाँट कर पीएच मान को रखा है कि पदार्थों और पीएच मानों का उपयोग किया, जिसे आप याद कर लेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसे आप तो ज़रूर याद कर लें, इसे आप तो वेरी इंपॉर्टेंट समझिए, इसे याद कर लीजिए। और मैंने पिछले क्लास में बताया कि पदार्थ और अम्ल, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप याद कर लीजिए, याद जरूर कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। पहला हो गया हमारा अमाशय रस, इसका पीएच मान होता है 1.0। दूसरा सिरका, इसका पीएच 3.0। पसीना 4.5। यूरिया 6.0। शुद्ध जल 7 होता है, इसे 6.0 या 6 भी बोल सकते हैं। अगर कहीं आपको 6 लिख के रहेगा तो आप 0.0 नहीं भी होगा तो आप इसे टिक कीजिएगा, नहीं कि दूसरा कर दीजिएगा कि यहाँ का अगर 10 के बाद, क्योंकि जीरो का वैल्यू नहीं होता है, 10 के पहले होगा तो इसका जीरो का वैल्यू यहाँ पे रहेगा तो ज़रूर होगा। परंतु अगर यहाँ जीरो दे दिया तो आप यहाँ 6 लीजिए या 6.0 लिखिए, दोनों का मीन्स एक ही होता है। खून का होता है 7.4, परंतु 4, 5, 1, 2 ये सब ज़रूरी होता है, जीरो के लिए ही केवल नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं। चूना जल का होता है 11, नींबू रस 2.5, टमाटर रस 4.1, क्योंकि टमाटर भी एक अम्लीय ही पदार्थ होता है। अम्ल वर्षा 5.6, दूध 6.5, आंसू 7.3, पित्त 7.5 से लेकर 8.8 के बीच होता है इसका पीएच मान। तो स्टूडेंट आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। तो स्टूडेंट आपको कैसा लगा आज का हमारा ये क्लास। आई होप आपको हमारा ये क्लास काफ़ी पसंद आया होगा तथा सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर साइंस के अलावा अन्य सभी विषयों की आपकी जानकारी लेकर आते हैं तथा अन्य सभी विषयों की भी यहाँ पर नॉलेज दी जाती है, ताकि आपको अन्य एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पर डाउट ना हो, आपके सभी क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। तथा हमारे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी विषय की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करना न भूलें। एक आवश्यक सूचना स्टूडेंट, आपको हमारे पढ़ाए हुए किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम में जाना है और स्टडी क्लासेस लिखना है। आपको ऐसा कुछ जो हमारे चैनल का वो थंबनेल बनाया हुआ है, जो हमारे चैनल का लोगो है, आपको ऐसा ही पिक वहाँ पर दिखाई देगा। बस इसमें ज्वाइन कर लेना है, आपको हमारे सारे वीडियो के PDF मिल जाएंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में तथा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अन्य विषयों की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा अन्य सब्जेक्ट को लेकर आते रहेंगे। बारी बारी से अन्य सब्जेक्ट की भी जानकारी प्राप्त करेंगे और सभी टॉपिक पर अच्छे से विचार करेंगे तथा हम उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आते रहेंगे। अभी हमने ऑब्जेक्टिव के भी कुछ क्वेश्चनों को डाला है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसमें आपको SST के भी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ताकि आपको SST में भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।